जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन। दोस्तों आज हम बिलियन का पूरा चैप्टर जो पढ़ना है उसका हम शुरुआत कर चुके हैं और हम इसे कम से कम 5 या 6 लेक्चर में इसे पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो चलिए हम आज पहला लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें समझते हैं अध्याय 1 बिलियन। बिलियन को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। हिंदी में बिलियन और इंग्लिश में सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बिलियन की परिभाषा समझेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं? शरबत। शरबत क्या विलयन है? देखिए अगर आप पानी में कोई भी चीज घोलते हो तो वो विलयन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है, समांगी मिश्रण। यानी कि उसका समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण क्या है कि जैसे एक गिलास है, एक गिलास है और गिलास में यहाँ तक पानी भरा है और आप इसमें अगर चीनी घोले तो चीनी घोल दिए तो चीनी जो है, चीनी की मात्रा यानी कि चीनी की पानी के जो सांद्रता होती है वो प्रत्येक जगह एक समान है। यानी कि यहाँ जितना मीठा है उतना ही मीठा यहाँ, उतना मीठा यहाँ, हर जगह उतना ही मीठा होना चाहिए। यानी कि पानी और चीनी की मात्रा हर जगह एक समान होनी चाहिए। सांद्रता एक समान हर जगह होनी चाहिए, तब इसे समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे चीनी और पानी को घोलते हैं तो उसकी सांद्रता हर जगह एक समान होती है, तो उसे शरबत, उसे मतलब विलयन कह सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी और पानी को घोल दें, एक गिलास में मिट्टी और पानी को घोल दें तो उसे विलयन नहीं कह सकते। क्योंकि देखिए अगर मिट्टी और पानी को घोल देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मिट्टी नीचे बैठ जाता है। तो मिट्टी और पानी की सांद्रता प्रत्येक जगह एक समान नहीं रहती, इसलिए उसे विलयन नहीं कह सकते। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण यानी कि जहाँ प्रत्येक जगह सांद्रता समान हो। और जो समांगी मिश्रण नहीं है उसे हम विलयन नहीं कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे नंबर 1 है चीनी और पानी का घोल, हमने जो एग्जाम्पल दिया। नंबर 2 है नमक और पानी का घोल और नंबर 3 है यूरिया और पानी का घोल। यानी कि जिसकी सांद्रता समान हो उसके विलयन को कहेंगे हम, यानी कि उसके समांगी मिश्रण को हम विलयन कहेंगे। और विलयन में देखिए अगर चीनी है, पानी है, तो इसको हम इसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, 2-3 भागों में बांट देते हैं। जैसे विलयन में जिस भाग या घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोल दिए तो पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसे हम विलायक कहेंगे। तथा जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यानी कि जैसे विलयन घोरे, तो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा उसे विलायक और जिसकी मात्रा कम उसे विलेय कहेंगे। जैसे आप चीनी और पानी को घोल दिए, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोल दिए तो पानी की मात्रा अधिक है, उसे विलायक कहेंगे। और जो होता है चीनी की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखिए विलयन की सांद्रता जो होती है, जब जैसे कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में अगर 100 ग्राम चीनी घोल दे और 1 लीटर पानी में अगर 200 ग्राम चीनी घोल दे तो जो 100 ग्राम चीनी वाला विलयन है उसकी सांद्रता कम है और जो 200 ग्राम चीनी वाला विलयन है उसकी सांद्रता अधिक है। यानी कि आप सांद्रता का मतलब समझ सकते हो, गाढ़ापन। चीनी और पानी की घोल जब गाढ़ापन अधिक तो सांद्रता भी अधिक, और गाढ़ापन कम तो सांद्रता भी कम। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, विलयन में विलेय और विलायक की तुलनात्मक मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलयन में विलेय और विलायक की तुलनात्मक मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को निम्न पदों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने की कई सारी इकाइयां हैं। अब हम कई इकाइयों को चलते हैं पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता। तो देखिए 1 लीटर विलयन में हमने लिखा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसका सूत्र है, इसे एस से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र है एस बराबर विलेय का भार अपान विलयन का भार। यानी कि देखिए 1 लीटर विलयन में जितना विलेय उपस्थित है उसी के अनुपात को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं,
ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसे एस से दर्शाते हैं। एस बराबर विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार लीटर में। दोस्तों अब हम दूसरी इकाई पढ़ेंगे, मोलरता। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं मोलरता। मोलरता क्या होता है? यहाँ पर जैसे नंबर 2 पर मोलरता लिखा है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसके विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, ध्यान से सुनना, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोलरता। तो मोलरता की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम लिखेंगे सूत्र। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हो जाएगा सूत्र। अब देखिए, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं विलेय का भार, और अपान में क्या लिख सकते हैं? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और गुणे में क्या होगा? विलयन का आयतन, वही विलयन का आयतन हो जाएगा। 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 भाग, यहाँ जब भाग में है तो ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? विलेय का भार कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल डब्लू, विलेय का अणुभार स्मॉल एम, गुणे में 1000 अपान आयतन वी। यानी ये क्या होगा? ये सूत्र हो गया, ये मोलरता का सूत्र हो गया। अब हम समझने वाले हैं मोलरता। ध्यान से देखना, क्योंकि मोलरता और मोलरता दोनों अलग अलग है, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं मोलरता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखिए, मोलरता क्या था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, और मोलरता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। वो 1 लीटर था, इसमें 1 किलोग्राम, उसमें विलयन था, इसमें विलायक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, उसे कैपिटल एम से, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो चलिए अब हम मोलरता के सूत्र निकालते हैं। स्मॉल एम बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या अपान में क्या हो जाएगा? विलायक का भार, विलायक का भार वो भी किलोग्राम में, विलायक का भार जो होगा वो किलोग्राम में है। अब आपको यहाँ पर पता ही है कि m बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। इसे फिर से लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और गुणे में हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का
भार। तो देखिए विलायक का भार यहाँ पर केजी में लिखना है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर दिया रहता है ग्राम में, तो उसे ग्राम से केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। 1000 से भाग देना पड़ता है, तो 1000 से भाग देना है, तो ये जब 1000 ऊपर जाएगा गुणे में तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा विलेय का भार w, विलेय का अणु भार स्मॉल m गुणे में ये जो हो जाएगा विलायक का भार एक कैपिटल W और ऊपर 1000 पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा सूत्र, ये हो जाएगा मोललता का सूत्र। तो आपने मोलरता का देख लिया और मोललता, दोनों का सूत्र एक जैसे है, बस यहाँ पर उसमें आयतन है V और इसमें भार है W। अब दोस्तों आपने मोलरता और मोललता दोनों समझ लिया। मोलरता और मोललता बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब चलते हैं अगले पेज पर, उसमें समझेंगे नॉर्मलता। यहाँ पर है चौथे नंबर पे नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित है उनकी संख्या को मोलरता कहते हैं। उसमें क्या आता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और उसमें क्या है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब चलिए नॉर्मलता का सूत्र निकालते हैं। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और अपान में क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। अपान में क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ये हो जाएगा सूत्र। लेकिन अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ग्राम तुल्यांक जो होता है, यहाँ पर आपको हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं, क्योंकि ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। विलेय का भार बटे विलेय का, यहाँ पर अणुभार नहीं बल्कि तुल्यांकी भार होगा। यहाँ पर तुल्यांकी भार होगा, तो जब यहाँ पर तुल्यांकी भार होगा तो आपको ये भी जानना है तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा। तो तुल्यांकी भार बराबर आप समझ लीजिए, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। तो अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलता का अगर हम सूत्र अब निकालें तो अब क्या मिलेगा हमें, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए तुल्यांकी भार बटे अणुभार हुआ, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता है। तो यहाँ पर अब निकालते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर क्या रखेंगे, भार, और बटे में तुल्यांकी भार रखना है तो वहां पर रखेंगे अणुभार, और संयोजकता बटे में है तो चला जाएगा ऊपर गुणे में, संयोजकता ऊपर गुणे में चला जाएगा। ये तो इतना हो गया सिर्फ विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और नीचे है बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन, ये हो जाएगा आयतन। दोस्तों ये आपको नॉर्मलता का सूत्र मिल चुका है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पे, हमारा है मोल प्रभाज। यहाँ 5वें नंबर पे हमारा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है कि जैसे बिलियन है, बिलियन में विलेय भी उपस्थित है, विलायक भी उपस्थित है। तो पहले एक बार समझ लेते हैं इसे, तो उसके बाद हम समझाएंगे। बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या
तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलयन में उपस्थित होता है विलेय और विलायक, तो विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या और पूरे विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देख ले कि विलेय का मोल Na, विलायक का मोल Nb, विलेय का मोल प्रभाज Xa तथा विलायक का मोल प्रभाज X यहाँ पर B हो जाएगा, Xb। यदि विलेय का मोल जो है Na से दर्शा दे, विलायक का मोल Nb से दर्शाएं, विलेय का मोल प्रभाज Xa से दर्शा करके और विलायक का मोल प्रभाज Xb से दर्शाएं। तो यदि हम विलायक का मोल प्रभाज देखें, विलायक का मोल प्रभाज Xb देखें, तो विलायक का मोल ऊपर चला जाएगा और नीचे विलयन का मोल यानी कि विलेय प्लस विलायक दोनों का मोल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज चाहिए, तो विलायक का मोल ऊपर रख देंगे और विलायक प्लस विलेय दोनों का मोल नीचे रख देंगे। और यदि हमें विलेय का मोल प्रभाज चाहिए Xa, तब हम क्या करेंगे, तो हम Na को ऊपर रख देंगे और नीचे Nb प्लस Na दोनों ही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही हमें सूत्र मिल चुके हैं, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज का सूत्र और विलेय के मोल प्रभाज दोनों के सूत्र हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों हम आज इतना पढ़ चुके हैं, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।